मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कोलाइडल सॉल्यूशंस की कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो आपने कोलाइडल जो आपके पास सॉल्यूशन थे, जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उन पे चार्ज होता है, क्या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज। अब उसी को ही हम यहाँ उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि उनकी चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रोफोरेसिस अकर कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कैसे होता है हम पढ़ते हैं इसको। हम क्या करेंगे, यू शेप ट्यूब लेंगे। हम क्या लेंगे, यू शेप ट्यूब हमने ली। इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों प्रेजेंट है। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज कि हम कह सकते हैं इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन। अब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे तो चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। हम क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, दो रोड्स लेंगे, एक होगी एनोड, दूसरी होगी कैथोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। एनोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब हमने पढ़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे तो चार्ज होता है। जब हम यहां से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे एनोड और कैथोड दोनों की तरफ से, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो तो काम मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो काम मूव करेंगे एनोड की तरफ। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे। जिन कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो कैथोड की तरफ जाएगा, जिन कोलाइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ आएगा, और दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। द movement of colloidal particles, the movement of colloidal particles under applied electric field या electric potential is known as electrophoresis. इसी को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव towards oppositely charged electrodes with respect to their own charge, कि उन पे कैसा चार्ज है उसके अकॉर्डिंग अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे, कि जिन पे पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ, जिन पे नेगेटिव है वो एनोड की तरफ। और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं एक नंबर में, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस बताओ। अब इसकी एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहां यूज करते हैं वो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले। कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे और वहां हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को दोबारा से देखेंगे। तो क्या है वो देखते हैं। कोएगुलेशन पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्या है, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोओस्मोसिस में हम पढ़ेंगे कि जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ। यहाँ कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा। कोलाइडल पार्टिकल्स are not allowed to
और जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा मूव करने के लिए। कौन से पार्टिकल मूव करेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। तो हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द फिनोमेनन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है कि आपके पास जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम यहां भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। कि आपके पास हमारे पास ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दोनों तरफ। ये इधर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इधर भी सेमी परमिएबल। इधर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो डिस्पर्जन, देखो कि यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती मूव करने के लिए। तो मतलब अब जो डिस्पर्स्ड फेज की जो पार्टिकल्स हैं उनको ये अलाउ नहीं करेगी मूव करने के लिए। ना तो इसके बाहर जा सकते हैं, ना ही इसमें अंदर आ सकते हैं। तो क्या होगा जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो अब फ्लो किसका होगा? किसका फ्लो होगा? डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स का। किसका फ्लो होगा? डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो फ्लो करेंगे और अपोजिट चार्ज की तरफ। कि जिन डिस्पर्जन पार्टिकल्स पे, जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ। अब कैसे पता चलेगा कि उन पे पॉजिटिव है नेगेटिव है? अगर आपके पास पॉजिटिव सोल है, कैसी सोल है? पॉजिटिव सोल, तो जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अगर आपके पास नेगेटिव सोल है तो जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि पार्टिकल्स काम नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है कि ऑस्मोसिस को फास्ट करने के लिए इसमें वैसे भी फ्लो हो सकता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, जो सोलवेंट पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करेंगे। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हमें फास्ट करना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या हो रहा है यहाँ? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे और यहाँ डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। आ गया समझ में? अब हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्वेंट्स को बोलते हैं। द सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की कोलाइडल पार्टिकल्स के प्रेसिपिटेट बनना, वो सेटल हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। और पार्टिकल्स जो थे उसके कोलाइडल सॉल्यूशन के वो प्रेसिपिटेट कब होंगे? जब उनमें से हम चार्ज को रिमूव करेंगे। कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कब हो जाएंगे? उनके प्रेसिपिटेट्स कब फॉर्म होंगे? जब हम जो कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज है अगर उसको हम रिमूव कर दें तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कोएगुलेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग Coagulation can be done by removing the charge from the colloidal particles. From the colloidal particles. Colloidal particles पे अगर हम चार्ज मूव कर देते हैं तो coagulation हो जाएगा colloidal solution, colloidal particles। ठीक है, precipitate फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? precipitate। अब जो कोएगुलेशन है उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है, डायलिसिस भी है। अब डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे कि हम कोएगुलेशन कैसे कर सकते हैं और कोएगुलेशन को रोक कैसे सकते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर कोएगुलेशन। क्या कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं कोएगुलेशन करवाने के लिए, अब हम बोलेंगे।
अगर हम बात करें मेथड्स की तो हमारे पास फर्स्ट मेथड होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोएगुलेशन कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। As we know that in electrophoresis, colloidal particles move towards oppositely charged electrodes, and as a result the colloidal particles get discharged and form precipitates. हमने पढ़ा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस था उसमें एक ट्यूब थी, आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स थी, एक पे नेगेटिव चार्ज था और दूसरे पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स थे वो इधर मूव करते हैं, तो यहाँ कौन से पार्टिकल्स आएंगे, पॉजिटिव, यहाँ कौन से पार्टिकल्स आएंगे, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव के पास आएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, प्रेसिपिटेट्स। तो इसी से क्या हो गया, कोएगुलेशन हो गया। क्या हो गया, कोएगुलेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है क्या होता है? तो अगर वो समझ में आ गया तो आप ये भी बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उससे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो सकते हैं, कोएगुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था आपके पास फर्स्ट मेथड, आसान है बिल्कुल। सेकंड जो मेथड है वो है बाय मिक्सिंग टू oppositely charged soles, by mixing two oppositely charged soles, कि दो अपोजिट जो सोल्स होंगे उनको मिक्स कर दो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन। क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड we mix two oppositely charged soles in almost same proportion, मतलब जो दोनों की क्वांटिटी रहेगी वो नियरली सेम रहेगी, इन ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन, and as a result which neutralize their charges and get precipitated पार्शियली और कंप्लीटली, कि थोड़ा जो है कोएगुलेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड कि दो जो अपोजिटली चार्ज्ड सोल है उनको मिक्स कर दो आपस में। मिक्स करने पे क्या होगा कि जो उनके चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। और जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, चार्ज रिमूव हो गया, तो क्या फॉर्म हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स। क्या फॉर्म हो जाएंगे आपके पास, प्रेसिपिटेट्स। तो आपने दो मेथड देखी। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, व्हेन ए सोल इज बॉइल्ड द एडसॉर्ब्ड लेयर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलिजन्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। कि बॉइलिंग से भी हम चार्ज को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, कि उनको हीट करेंगे तो उन पे जो चार्ज की जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो चार्ज की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। और ये डिस्टर्ब किस वजह से होगी, कि कोलिजन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे डिस्पर्जन मीडियम के साथ। कि जब हम हीट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और कोलिजन्स फास्ट होंगे, इफेक्टिव होंगे, तो जो उनकी चार्ज लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो चार्ज है वो कम हो जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो कोएगुलेट हो जाएंगे। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट। और ये था बॉइलिंग।
ठीक है, समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग से हम कैसे कोएगुलेशन कर सकते हैं। जब बॉइलिंग करेंगे तो कोलिजन इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से चार्ज रेट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और कोएगुलेशन। नेक्स्ट जो मेथड है वो है डायलिसिस बाय डायलिसिस, कि डायलिसिस से भी हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। डायलिसिस आपने पहले पढ़ा है, क्या होता है डायलिसिस? तो डायलिसिस से क्या होगा, ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, कि जब डायलिसिस को हम काफी लंबे समय तक करेंगे, प्रोलॉन्ग का मतलब यही है कि जब उसको काफी देर तक किया जाएगा, लगातार हम करते जा रहे हैं डायलिसिस, सो ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस द ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स are removed from colloidal solution, due to which the colloidal particles becomes unstable and ultimately coagulate, कि जब हम देखो डायलिसिस में क्या था कि आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन था, उसमें से हम इंप्योरिटीज रिमूव करते थे, तो इंप्योरिटीज तो बाहर आ जाती थी और अंदर क्या रह गया, कोलाइडल सॉल्यूशन। जब जो इंप्योरिटीज थी, अब ये सब चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, कैसे पार्टिकल्स थे, चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे, जब सारे इलेक्ट्रोलाइट हम रिमूव कर देंगे तो आपके जो सॉल्यूशन है उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो पार्टिकल्स है केवल वो बचेंगे। जब ऐसे पार्टिकल्स होंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट होके कोएगुलेट करके एग्रीगेट करके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर लेंगे। क्या फॉर्म कर लेंगे, प्रेसिपिटेट्स, और कोएगुलेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेट्स पढ़ना है क्या है, कोएगुलेशन। तो जब सब इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले जाएंगे तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल रहेगा। कैसा रहेगा, अनस्टेबल। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए हम कोएगुलेट करेंगे और प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे, कुछ भी हम कह सकते हैं, कोएगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन। तो ये हमारे पास था फोर्थ मेथड बाय डायलिसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। हम इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में और उनका कोएगुलेशन करेंगे। नेक्स्ट मेथड तो क्या होगा इसमें, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू colloidal solution, then the colloids interact with the ions carrying opposite charge present on themselves, which causes neutralization leading to their coagulation। कि जो colloidal particles हैं उन पे चार्ज होगा क्या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अब जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन में जाते ही आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, क्या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट आयन की तरफ, जो से अपोजिट चार्ज आयन होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कोएगुलेशन हो सकता है। ठीक है, द आयन which cause coagulation या which cause the neutralization of charge is known as coagulating ion, अब जो आयन चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेटिंग आयन। क्या बोलते हैं, कोएगुलेटिंग आयन। अब ये जो कोलाइड है जो हम कोएगुलेशन कर रहे हैं कि कौन सा आयन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कोएगुलेशन कर सकता है, कौन सा कम कर सकता है, इसको हम कोएगुलेशन पावर की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए अब हम एक रूल पढ़ेंगे, हार्डी-स्कूल्स रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, क्या है उसको हम देखते हैं। हार्डी-स्कूल्स रूल क्या कहता है, स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कोएगुलेटिंग पावर of an ion is directly proportional to the charge of the coagulating. According to this rule, coagulation power of an ion
is directly proportional to the charge of the coagulating ion. कि जो आयन है, जो coagulating आयन है आपके पास, जो coagulating आयन है उसकी जो coagulation पावर है वो किस बात पे डिपेंड करेगी? उसकी चार्ज पे डिपेंड करेगी। उस पे चार्ज कितना है उसको वैलेंसी भी बोला जाता है कि उस पे कितना चार्ज है, कितना वैलेंस है। ठीक है, अब ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा coagulating पावर होगी, तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर is the charge on coagulating ion, on coagulating ion। इसको एक्टिव आयन भी बोला जाता है, जो coagulating आयन है इसको एक्टिव आयन भी बोला जाता है। तो हम कहते हैं ग्रेटर इज द चार्ज on coagulating ion, greater is its greater is the power of coagulating ion, greater is the power of coagulating ion to cause coagulation, कि जितना चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है कि एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पे केवल 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो जो कोएगुलेटिंग पावर है, कोएगुलेटिंग पावर वो क्या हो रही है? डिक्रीज। जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो कोएगुलेटिंग पावर भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये कहता है हार्डीज कि greater is the charge on the coagulating ion, greater is the power of coagulating ion to cause coagulation। उतनी ज्यादा पावर होगी किसी coagulating ion की coagulation करने की, precipitates फॉर्म करने की। अब चार्ज ज्यादा होगा, जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही coagulation वो आसानी से कर सकता है, उतना ही आसानी से वो coagulation कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास हार्डीज। अब इसमें एक पॉइंट और देखते हैं, किसी आयन की हम कोएगुलेटिंग वैल्यू भी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कोएगुलेटिंग वैल्यू। किसी भी आयन की, जो आयन कोएगुलेशन कर रहा है उसकी हम कोएगुलेटिंग वैल्यू भी बताते हैं। क्या होती है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज कोएगुलेशन इन 2 आवर्स, रिक्वायर्ड टू कॉज कोएगुलेशन इन 2 आवर्स इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू, is called coagulating value। कि कितने मिलीमोल्स हम उस इलेक्ट्रोलाइट की यूज कर रहे हैं, कितने मोल्स यूज कर रहे हैं पर लीटर सॉल्यूशन के, कितने सॉल्यूशन के अंदर? पर लीटर सॉल्यूशन के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द स्मॉलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट needed the greater is its coagulating power, कि जितनी कम जो वैल्यू हम यूज करेंगे, जितनी स्मॉलर वैल्यू हम यूज करेंगे, जितनी स्मॉलर क्वांटिटी हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? कोएगुलेटिंग पावर। उस आयन की हम बोल सकते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की हम बोल सकते हैं। तो ये था कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो हमने कोएगुलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी, कोएगुलेशन क्या होता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स पढ़े, हार्डीज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, ये सब हमने टर्म्स पढ़ी। ठीक है, अब इससे आगे कि हम कोएगुलेशन को रोक कैसे सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइट्स। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइट्स। इसमें हम गोल्ड नंबर और क्या होता है गोल्ड नंबर उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम रोक सकते हैं कोएगुलेशन को। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और इमल्शंस पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा बचा हुआ इमल्शंस क्या होता है, उससे पिछली बार अब जो एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट 2020 में, उसमें क्वेश्चन आया था इमल्शन से रिलेटेड, क्या था वो हम देखेंगे और उस चैप्टर को कल कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।